बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराया जिसकी गूंज आज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी और सेनेट के इजलास में भी सुनाई दी। सेनेट में रज़ा रब्बानी गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि आपने अवाम पर जो महंगाई का पेट्रोल बम गिरा दिया है, तो बताइए कि सऊदी हुकूमत के साथ आपके जो मुज़ाकरात हुए, जो मुआहिदा हुआ, उसका असर कब पड़ेगा। आप अवाम के ऊपर इतना बोझ लाद रहे हैं कि इनकलाब की चाप सुनाई दे रही है। अगर अवाम किसी क़यादत के बगैर उठ खड़े हुए तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया है और उनका यह कहना है कि महंगाई को जिस हद तक उरूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया है, यह बस से बाहर की बात होती जा रही है। तो इस पूरे महंगाई के मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं सीनियर साहब राना मोहम्मद अजीम साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है, राव खालिद साहब ने और सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने कराची स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल में इजाफा करना और हुकूमत की मंतक ये कि हमने लेवी जो 5 रुपए थी वो कम करके 2.5 रुपए कर दी है। हम तो अवाम के लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं। आलमी मार्केट में रेट और है, खित्ते में हम सबसे कम हैं। ये मंतक अवाम को कब तक राम करती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बड़ी बदकिस्मती है कि जिस पर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं, जिसके मतलब कहा जा रहा था कि ये अवाम का ख्याल रखेंगे, ये अवाम को रिलीफ़ देंगे, और अभी 2 दिन पहले इनकी कबीना के इजलास में भी यही बात हुई कि अवाम को रिलीफ़ दें। तो वहाँ फ़ैसला हुआ था कि अवाम को रिलीफ़ देंगे, और रिलीफ़ ये दिया कि महंगा तरीन, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चला गया डॉलर, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चला गया पेट्रोल की कीमतें, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चलेगी करप्शन, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चल गई, मैं समझ बदअमनी, बेसकूनी, हर शख्स बेसकून है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इनके मुशीर कौन हैं, इनके कौन इतने करीब बैठे हैं जो इनको ये नहीं समझा रहे कि अपोजिशन आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ महाज पर स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है, अवामी हमदर्दी उन्हें नहीं मिल रही, मगर आपके इन इक़दामात से अवाम खुद ब खुद उस अपोजिशन के साथ चले जाएगी जिसको अवाम अच्छा नहीं समझती थी, अवाम नहीं निकलना चाहती थी। लेकिन आपके ये इक़दामात, ये महंगाई, ये पेट्रोल का महंगा होना और अशिया खुर्दोनोश का महंगा होना, आम आदमी से 2 वक्त की रोटी छिन जाना, ये वो चीज़ें हैं जो इनकी सबसे बड़ी अपोजिशन बनती जा रही है यासर। और अब अवाम ने नहीं देखना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रज़ा रब्बानी की इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ। मैंने आज भी बहुत से लोगों से मिला, हर शख्स कह रहा भाई अब कोई कुछ करे ना करे, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे, हमें किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत तो मुझे इस तरह लग रहा है कि अपनी अपोजिशन खुद हैं। मुझे एक बात बताएं, ये अब लोग ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब बिलावल ने मुस्तरद कर दी, शहबाज शरीफ ने कीमतें मुस्तरद कर दी, जनाब फलां ने कर दी। और इनके मुस्तरद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इनके एक ट्विटर बयान से, इनकी एक असम्बली के अंदर तकरीर से क्या कीमतें वापस आ गई? क्या इतना प्रेशर बना के कीमतें वापस आ सके? क्या इतना प्रेशर बना कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके? लोग कहते हैं ये चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं, ये सब आपस में मिले, अपोजिशन हुकूमत मिली हुई है। अब हम खुद निकलेंगे, और आपको ज़हन में रखिएगा, अब जब अवाम ने फैसला कर लिया तो कोई एक शख्स आगे लग गया, कोई एक शख्स, चाहे वो सियासी जमात हो जिसके पास एक भी नशिस्त नहीं है, चाहे वो लोग हों जिनके पास बहुत सी नशिस्तें हैं, तो फिर आप देखेंगे कि हालात किसी और तरफ जाएंगे। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कोई एक चीज़ देखें। हमने ताकत अब्बासी साहब को अपने प्रोग्राम में पूछा कि अब्बासी साहब आप ये बता दें कि आपने इन 3 सालों में कोई एक चीज़ जो आपने बेहतर की है। उन्होंने कहा अगले इस साल के आखिर तक हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। तो भाई हेल्थ कार्ड जब मिल जाएंगे फिर देखा जाएगा ना, आम आदमी को रोटी मिल रही है, बच्चों की तालीम सस्ती है, कोई एक चीज़ मुझे बता जो सस्ती हुई है। तो पेट्रोल के महंगे होने से मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अपने ख़िलाफ़ अपोजिशन को अब ज़्यादा मजबूत कर दिया है। अब आम शख्स भी जो है वो अगर कोई तहरीक चलती है तो उसमें देख लीजिएगा, आपको नजर आएगा, चाहे वो किसी भी जमात की तरफ से वो तहरीक चलाई जाए, अवाम उसमें शिरकत जरूर करेंगे। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं? वजीर खजाना ये कहते हैं कि हम मछली तो नहीं दे सकते, मछली पकड़ना जरूर सिखा सकते हैं। इसका मतलब हम क्या लें? क्या ये समझें कि महंगाई कम नहीं हो सकती, महंगाई में जीना सिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है, ये एक्चुअली जब पाकिस्तान
ने जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुई थी, जिस ज़माने में 70 साल हमें बने हुए हो गए हैं, तो उस वक़्त हमें 74-75 साल हो गए, हमें ये चाहिए था कि जो बुनियादी तौर पे आवाम के लिए जो एक जॉब जनरेशन है, उनकी जो ज़राअत होगी, एक तो आप मेजर आपका चंक ज़राअत से आता है जहाँ से इनकम आती है, दूसरी है जॉब्स आती हैं। हमने बदकिस्मती से ये किया है कि सारी कंसंट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट सर्विस पे कर दी है। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट कह ले कि एजेंसी बन गई है, गवर्नमेंट के अदारे जो हैं, सारी नौकरी वहाँ से जनरेट की गई। कुछ अर्सा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जिससे जॉब जनरेशन हुई, या फिर टेलकोज आई अर्ली 2000-2001 में बहुत ज़्यादा, उससे कुछ जॉब जनरेशन हुई, फिर मीडिया आया उससे हुई। ये बुनियादी तौर पे ये वो टूल्स हैं जो आपको कह लें कि मछली पकड़ने की जो इस्तात आती है वो यहाँ से आती है। अब मसला ये है कि आपके गवर्नमेंट का जो सैलरी बिल है वो कहाँ पहुँच गया, पेंशन बिल कहाँ पहुँच गए, आपके इदारे काम नहीं कर रहे, ओवरबर्डन हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब जनरेशन उस तरह से हो नहीं रही। तो वो बुनियादी तौर पर इतनी पुरानी खराबियाँ मिक्सअप होकर बढ़ती चली जा रही हैं, और महंगाई का जो है मसला वो आप रोक नहीं सकते। राव साहब, ये तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत हमें ट्राउट पकड़ना नहीं सिखा रही, हुकूमत ने हमारा मुकाबला शार्क से करवा दिया है। अब अवाम जो है वो कमजोर है, शार्क अपनी तरफ धकेलते हुए पानी में ले जाएगी और अवाम डूब जाएंगे। जी बिल्कुल, देखें उस बहुत हमने अरसा दराज से इतनी सारी खराबियां इसमें पैदा कर दी हैं ओवरऑल इकॉनमी में कि उसको ये महंगाई कंट्रोल करने से ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप लोगों की बाइंग पावर नहीं बढ़ाएंगे, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, एजुकेशन में जो हमें करना चाहिए था वो नहीं करेंगे। हेल्थ का, जैसे हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बंदा घर में बीमार हो जाए तो घर का सारा सरमाया लुट जाता है, तो वो बिल्कुल इकॉनमी का एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। महंगाई हो ना हो वो घर तो उसका बेड़ा गर्क हो गया, इस तरह उनके एसेट्स बिक जाते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें बैक वक्त करने की ज़रूरत थी। आज अगर करना शुरू की गई हैं तो ये अगले 10-15 साल में जाके आपको इसके रिजल्ट आएंगे। फौरी तौर पे आप जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि आप जिस हद तक बर्डन शिफ्ट करना है आवाम पे वो ना करें, मिनिमम बर्डन शिफ्ट करें, उसके बाद आवाम को रिलीफ सब्सिडीज़ में दे। आप IMF के प्रेशर में सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी शुरू कर देते हैं, बिजली पे कर रहे हैं, गैस पे कर रहे हैं, तो बर्डन आवाम पे बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा किसी सूरत भी। इसको टैकल करने के लिए एक बड़ा इफेक्टिव स्ट्रेटजी भी चाहिए। फिर IMF के साथ आपको मत्था लगाना पड़ेगा कि हमारे अवाम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते। हम कोई डेवलप कंट्री नहीं है कि जिसकी अरबों खरबों रुपए की GDP है डॉलर में और हम कुछ भी टैक्स लगा दें, जिस से मर्जी कलेक्ट कर ले। यकीनन अवाम अगर कंपनसेट कर रही है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही, उनको करना चाहिए, क्योंकि अवाम की इस्तात नहीं है, अवाम के पास बाइक ये एहसान नहीं किया जा रहा, सब्सिडी अवाम की बेहतरी के लिए दी जाती है और हुकूमत का इंतखाब भी इसी वजह से होता है कि वो बेहतरी के फैसले कर सके। खाबर साहब, जब राना साहब ये कह रहे हैं कि चोर और चौकीदार मिल चुके हैं, तो फिर अवाम किससे मुंसफी चाहेंगे? या सिर्फ पहली बात तो ये है कि ये जो मुहावरा है, ये चीनी ज़ुबान का मुहावरा है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे भूखे को आप मछली खिलाने की बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाएं, ताकि उसके मुस्तकिल रोज़गार का बहाना मिल सके और मौका मिल सके। अफसोस की बात यह है कि जिस हुकूमत से हमने तवक्कुआत कायम की थी, अवाम ने तवक्कुआत कायम की थी, उन्होंने अवाम के मुंह से एक वक्त का निवाला भी छीन लिया है। ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से अवाम बड़े दबाव में है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमें अपनी सफ़ों पर नज़र रख के एक बार फिर हमें देखना होगा कि हमें ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जैसे 74 साल से हमारी सारी पॉलिसियाँ जो हैं वो हम इंडस्ट्रियल बेसिस पर बना रहे हैं। हालांकि हम दावा करते हैं और लिखा भी जाता है हमारे बारे में, दुनिया में भी यही कहा जाता है कि हम ज़राअत का मुल्क हैं, लेकिन हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड सनतें बनाने की बजाय ऐसी सनतें बनाई जाती हैं जिसका रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है। हम उस रॉ मटेरियल, हालांकि हम खुद कफ़ील हैं, हमारे पास ऐसे अनाज है, ऐसी अजनास हैं कि हम मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं, आवाम को एक वक्त भी हम भूखा नहीं रख सकते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो हुकूमत है जो चूर चू का मुरब्बा है, और मैं समझता हूँ कि आज राना साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ये पहले से मिले हुए हैं, आज नहीं मिले। चोर
और चौकीदार का ये जो इकट्ठ है, या इनकी जो मिली भगत है, ये आज ताज़ा नहीं, पाकिस्तान बनने की रात से लेकर आज तक इनकी ये मिली भगत जारी है और इसमें सिर्फ अवाम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनती कि जिसमें अवाम को हम सुख की सांस दे सकें, अवाम को एक वक्त की रोटी दे सकें, अवाम के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कर सकें। हम मुसलसल गैर आलमी इदारों के मरून मिन्नत हैं, आलमी इदारों के ताबे होकर हम काम करते हैं, उनकी फरमाइशों पर हम बिछ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जैसे कुछ मामलात में अफ़गानिस्तान के हवाले से हमने सर उठाकर जीने की कसम खाई है, तो इस हवाले से भी हमें भूखा मर जाएंगे हम, लेकिन यह है कि हमें अपनी गैरत जब आप खुद कफील होने का दावा कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्ट्रेटेजी भी अपनानी चाहिए जो खुद कफालत की तरफ आपको गामजन कर सके। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं? एक तरफ वजीर खजाना ये नवीद सुनाते हैं कि महंगाई में कमी वाक़ हो जाएगी, फिर जिस तरह की महंगाई देखने में आ रही है इदारा शुमारियात के मुताबिक के रवा माह 2% से जायद का इजाफा हुआ, फिर वो ये भी नवीद सुनाते हैं कि वज़ीर आज़म उन्हें सैनिटर बनाने जा रहे हैं, तो हमारा ये जो मैकेनिज्म है ये क्या खुशहाली की जानिब हमें गामजन कर पाएगा? सर, उसमें एक मैकेनिज्म तो है जो वो दोबारा सेनेटर बनेंगे, बतौर वफाकी वजीर काम करेंगे, वो तो उनके लिए खुश आइंद है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज राना अजीम साहब ने जो एक फैक्ट शीट हुकूमत के सामने रखी है और जिस अंदाज में उन्होंने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम को वो लोग जो गलत रिपोर्ट पेश करते हैं वो एक साइड पर रखते हुए राना साहब की उन चीज़ को मद्देनज़र रख लें तो उन्हें अपनी सिमत दुरुस्त करने में काफ़ी मौका मिल जाएगा, भले 3 साल गुजर गए। मैं 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो इन मसाइल की जड़ हैं। देखिए, नारों दावों और इल्ज़ाम तराशियों से आप 1 महीना 2 महीने 6 महीने तक आवाम की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन हकायक को उससे ज़्यादा अरसा आप नहीं छुपा सकते। मसला क्या था? यकीनी तौर के ऊपर आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी, लेकिन उसके अंदर जो अब कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, उसके अंदर 2.5 रुपये पर लीटर डॉलर के अंदर जो उसकी कदर बढ़ी, उसका इम्पैक्ट है। तो ये कौन कंट्रोल कर सकता था? ये आपकी टीम की जिम्मेदारी थी। तवानाई का शोबा दुनिया भर के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर हो, जब उसके अंदर मिसमैनेजमेंट होगी, वहां पे एफिशिएंसी नहीं होगी, पूरा मुल्क उससे मुतासिर होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नदीम बाबर साहब को लाए थे, उनको टास्क दिया था कि आप वर्किंग करें, इस सिस्टम को बेहतर करें। उन्होंने अपना सिस्टम जरूर बेहतर किया, ये सिस्टम कुछ बेहतर ना हो सका। LNG की प्राइस आसमान से बातें कर रही है। LNG की कीमत एक कंपनी ने और आलमी मार्केट में इस लेवल तक आई थी, आपकी टीम कागजों में काम करती रह गई, पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल और LNG की प्राइस को एक लेवल पर लॉक नहीं कर सके। अल्टीमेटली उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अवाम को। और दूसरी बात जिसे कहते हैं कि लिख के रख लें, अगले 6-7 माह इस कदर मुश्किल है महंगाई के लिहाज से कि जो अवाम की जो तकलीफ तो हैं सही, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी आने वाले 3-4 महीनों के अंदर अंदाजा होने जा रहा है कि किस हद तक मुश्किलात हैं, क्या उनका हकीकत के साथ ताल्लुक है कि नहीं। और वो वज़रा जो ये तसल्ली दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि देखिए अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदन में भी इजाफा हो रहा है, गलत तौजीह है। महंगाई बढ़ती है, लोगों की आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, क्योंकि आपका GST है, आपके ड्यूटीज हैं, वो यानी बाइंग पावर का जो इस वक्त ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि अवाम की कुव्वत खरीद बढ़ती जा रही है, वो असल में कुव्वत आमदन जो है वो हुकूमत की बढ़ रही है, कौमी खजाने की बढ़ रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अवाम तक नहीं पहुंच रहा। राना साहब, अगर हम हुकूमत के इकदामात एक तरफ रख दें, अवाम का उबाल भी एक तरफ रखते हैं, ये जो बची हुई अपोजिशन है जो कभी EVM के मामले पे, कभी अंदरूनी इंतशार के मामले पे, कभी बयानिए के मामले पे, कभी पीपल्स पार्टी को तनकीद के मामले पे रोजमर्रा के इल्जामात लगाती है, क्या ये इस एक वजह पर इकट्ठे हो सकते हैं? इकट्ठे हो नहीं सकते, बल्कि इकट्ठे हो चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल एक बात बड़ी मुसद्दक़ा बता दूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो आज ये फैसला हो गया है कि वो अब अवामी इश्यूज़ पे बाकायदा तहरीक चलाएंगे, और यही फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी हो गया है। यही बात मौलाना फजल रहमान को भी पहुँचा दी गई है कि मौलाना साहब, अगर अवामी हमायत हासिल करनी है, अगर हमने अपनी तहरीक को कामयाब करना है, तो हमें अवामी इश्यूज़ पे घेरना होगा।
आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है चेयरमैन नायब की तकर्री से, तुसी से। आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है, जो आम आदमी है, कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा, वहाँ पे इलेक्शन इस्लाहात क्या होंगी। आम आदमी को कोई नहीं है कि किसके पेट से आपने पैसे निकालने हैं। वो कह रहे हैं हमें इससे गर्ज नहीं, हमें ये गर्ज है आम आदमी को मेरे पेट में खाना किस तरह जाना है, मेरे बच्चे की तालीम किस तरह पूरी होनी है, मेरी माँ को मेडिसिन किस तरह सस्ती मिलनी है, हमारे घर का अखराजात किस तरह पूरे होने हैं, बिजली का बिल किस तरह कम होना है। ये सारी चीज़ें इन सियासी जमातों के अंदर डिस्कस हो गई हैं, जिसके बाद ये फैसला हो गया यासर कि अब ये लोग अवामी इश्यूज़ पर मुश्तरका और मुत्तहिद होकर तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे। नहीं मुत्तहिद होते तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुस्लिम लीग नून इस पर तहरीक चलाने लगी है। और इस पर आज एक मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग जो है इसमें ये फैसला हो गया है कि अवामी इश्यूज़ पे खेले। उस पर आज से इन्होंने बाकायदा टीमें बनाकर ट्रेडर से और ट्रांसपोर्टर से, लेबर यूनियन से, लड़कों की यूनियन से, दीगर यूनियन से, तुलबा यूनियन से, यानी हर तरफ। और उसके बाद एक से 2 दिनों में ये एक पंफलेट बनाने लगे हैं, जो पंफलेट आम शहरियों तक पहुंचेगा, घरों तक पहुंचेगा। इन्होंने आज अपने प्राइमरी यूनिट जो होते हैं गली मोहल्लों में, जो एक एक यूनियन काउंसिल में 20-20, 30-30 यूनिट्स होते हैं, प्राइमरी जिन्हें हल्का प्राइमरी यूनिट्स करते हैं, उनको भी हदायत जारी कर दी है कि अवाम में निकले, अवाम से जाके कहें कि जनाब अगर इस महंगाई से निजात हासिल करनी है तो हुकूमत के खिलाफ निकले। या सर, इस महंगाई ने, इन इक़दामात ने अपोजिशन के गुब्बारे में जो हवा ख़त्म हो चुकी थी भर दी है। अब ये तहरीक चलेगी, देख लीजिएगा आने वाले चंद दिनों में आपको अनाउंसमेंट होती नज़र आएगी। ये पहले मुनज़्ज़म कर रहे हैं, उसके बाद अचानक करेंगे। ये भी आज बात हुई इनकी मीटिंग्स में कि जनाब अवाम जो है वो फौरी चाहती है, तो उसमें कहा कि फौरी ना करें, अवाम को मज़ीद गालियाँ निकालने दें, अवाम को मज़ीद तंग होने दें, ताकि जब हम निकलें तो हमें यह ज़रूरत पेश ना आए कि हम अपने कारकुन किधर और बाकी किधर है, अवाम हमारे साथ शामिल हो जाए। पहले मरहले में ये पहिया जाम कॉल की हड़ताल भी दे सकते हैं, ट्रेडर्स की तरफ से शटर डाउन की हड़ताल भी दे सकते हैं, और आखिरी इनकी कॉल होगी कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो। ये फैसला हो गया है, और ये हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के अपने गलत इक़दाम की वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं हुआ। ये खान साहब को सोचना होगा कि ऐसे क्या इकदामात कर लिए कि बटी हुई ऑपोजिशन एक पेज पे इकट्ठे होने वाली है। ऐसे क्या इकदामात कर लिए कि जिसने मुंतखब किया था वो अवाम का नुमाइंदा जब ये लिखने पर मजबूर हो जाए कि मैं अपने इंतखाब पर शर्मिंदा हूं, तो उस वक्त से बचना चाहिए, वैसे इकदामात से बचना चाहिए और अवाम की बेहतरी के लिए फैसले करने चाहिए। नाज़रीन, चेयरमैन नैब इंतखाबी इस्लाहात पर मजीद भी बात करेंगे, पैनल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहां पर लेनी है एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई का शोर शराबा, दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की तौसी, नए चेयरमैन की तकर्री और नैब इस्लाहात की बातें, तीसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात का बिल। इस सारे मंजरनामे में अपोजिशन अगर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाती है तो उनकी उस तहरीक को तकवीयत कितनी मिलती है, इसी पे बात करते हैं। रुख करेंगे राव साहब की जानिब। राव साहब, अगर चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया गया है और अपोजिशन को साइडलाइन करने का फैसला कर लिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका इंपैक्ट मुस्तकबिल की सियासत पे क्या पड़ेगा कि आपने सारे कानून बिलडोज करने हैं, पार्लियामेंट का किरदार उसमें होगा ही नहीं? देखिए, ये एक तो पहले ही जो इतराज़ात हो रहे थे नैब के ऊपर, चेयरमैन नैब के ऊपर, अगरचे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको नैब न्याजी गठजोड़ के नाम पे उनको लिंक कर दिया चेयरमैन नैब को इमरान खान के साथ। तो ये जो तोसी या जो भी ये करने जाएंगे तो वो उनका एक नैरेटिव जो इसके ऊपर था उसको तकवीयत मिलेगी और वो अपील करेगा लोगों को कि हाँ यार ये ठीक कह रहे थे कि वाकई इनका है और ये क्यों इसको दोबारा से इस तरह से किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इनको उसके ऊपर बैठ के अपोजिशन को साथ बिठा के बात करके मामले को हल करना चाहिए। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि जी हम चोर से मशवरा नहीं करेंगे या उसको जो स्टेक होल्डर जो उसमें खुद जिसका अपना इंटरेस्ट है उस बंदे के मशवरा नहीं करेंगे। इस तरह से मामला ख़राब होंगे
महंगाई के हवाले से सूरत हाल ख़राब हो रही है, इस तरह से आप पार्लियामेंट के अंदर पहले नहीं चल रही, उसके बाद आप लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंस के ज़रिए करते रहेंगे तो फिर पार्लियामेंट का क्या उस पर तुक बनती है। पार्लियामेंट को बंद कर दे, ताला लगा दे। आपने अगर लेजिस्लेशन के लिए उसे इस्तेमाल ही नहीं करना, अगर इस तरह से आपने बुलडोज करना है, तो बजाय इसके कि आपने इलेक्शन इस्लाहत फिर करनी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप जब तक बैठ के बहुत सी चीज़ों पे आपने किया है, FATF पे आपने किया है, बिलाकर उस पर भी चीज़ें की हैं आपने, और बहुत सी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस की हैं, तो क्यों नहीं इसके ऊपर आप बैठ के बात कर सकते हैं। आप लेजिस्लेशन कर लें, अपोजिशन लीडर को निकालना है उस कंसल्टेशन में से निकाल दें, कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर दोनों को निकाल दें, एक कमेटी बना दें आप लेजिस्लेशन करके कि वो डिसाइड करेगी। बल्कि एक हाई प्रोफाइल कमीशन बन जाना चाहिए। प्रपोजल्स आ रही हैं इस किस्म की, जो सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, वफाकी मुतसिब हो गया, चेयरमैन नैब हो गया, इस किस्म की जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट आती हैं जो इस तरह से पोस्टिंग होनी होती है, उसके लिए कमीशन बन जाए जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हो, जिसमें एक्सपर्ट्स भी हो। अगर जुडिशरी के कोई आप शामिल करना चाहते हैं वो भी कर ले, तो उसका हल निकल सकता है। बजाय इसके कि आप हटदर्मी पे आ जाए कि नहीं हमने मशवरा भी नहीं करना और अपनी मर्जी से करना है, जो भी करना है, चाहे एक्सटेंशन देनी है चाहे नए बंदे को लगाना है, तो हम अपनी मर्जी से करेंगे जो भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चैलेंज हो जाना है अगर उन्होंने कोई इस किस्म की हरकत की, और वो इनको फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, जिस तरह पहले भी कई मामला पे ये अगर सदारती ऑर्डिनेंस आया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो दो फरीक के माबैन जो इख्तलाफात हैं उसके लिए एक तीसरा फरीक अज खुद तख्लीक कर लें जो दोनों फरीकैन के माबैन बाहमी मुशावरत के जरिए फैसला करवा सके। खावर साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान वो भी इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से नाला है, क्या ऐसी कोई खबरें हैं? इस तरह की खबरें सुनी जा रही हैं, लेकिन MQM का मसला ये है कि वो अब अपोजिशन में रहने की आदी नहीं रही। हमेशा उसको हुकूमत के साथ रहकर काम करना आता है, और ख़ास तौर पर इन हालात में कि जब MQM जो है वो एक नए अंदाज से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है और अपनी सियासी साख बहाल करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल में वो इस मौके पर कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे कि हुकूमत की नाराज़गी मोल लें। लेकिन जहाँ तक ये बात हो रही है नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की, तो उसमें यह है कि आइन और कानून में सब मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई मुबहम है ना मख्फी है, सब कुछ मौजूद है। एक आर्टिकल 6 है मेरे ख्याल में नैब का, उसमें नैब के चेयरमैन के हवाले से कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है, कोई दूसरी बात ही मौजूद नहीं है। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मिलकर फैसला करेंगे। तो आज इनको अपोजिशन लीडर क्यों बुरा लग रहा है? कल इन्होंने बैठकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर बैठकर तय किया था और बनाया था ना, ये राजा साहब को बनाया था, ये इमरान खान साहब ने और अपोजिशन लीडर ने मिलकर बनाया था। तो आज इनको क्या हुआ है? ये असल में कुछ लोग ऐसे हैं इमरान खान के इर्द गिर्द जो आ बैल मुझे मार की पॉलिसी पर गामजन रहते हैं, वो और आए दिन वो इमरान खान आपकी नजर में वज़ीर आज़म इमरान खान की कैबिनेट में ऐसे अफराद शुमार हैं जो बेहतरी का मशवरा नहीं देते, जबकि वो मशवरा ऐसा देते हैं कि अपोजिशन उठ खड़ी हो। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। अगले इलेक्शन में टिकट होल्डर्स का भी फैसला होता जा रहा है। जिस तरह वज़ीर आज़म ने इशारा दिया कि इलेक्शन की तैयारी कर ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। तो आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब दी जा रही है? कितने टिकट होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी छांटी हो सकती है? कौन नया आ सकता है और छांटी किन बुनियादों पर होगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आइंदा इलेक्शन में क्या आप नाम चेंज होते देख रहे हैं दोनों पार्टी से? जी बिल्कुल देख रहे हैं, और दोनों पार्टियों में इस पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो आजकल एक मीटिंगें चल रही हैं ना, और ये जो मरियम साहबा भी अचानक कह देती हैं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, और अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ बयानात उनकी तरफ से भी आते हैं। ख्वाजा साहब के बयान भी आपने सुन लिए, हमजा के भी सुन लिए, शाहिद आका नवासी भी। तो इस पर मेरे पास जो इतला है, मुस्लिम लीग नून के अंदर 81 नशिस्तें जो हैं पूरे पाकिस्तान में, सूबाई कौमी ये सारी जो हैं, इनके टिकट होल्डर्स और मौजूदा जो अरकान हैं, इनमें से 81 लोग ऐसे हैं जिनकी टिकटें तब्दील होने के इम्कान हैं। इसमें कैसर अहमद शेख साहब तो कहते थे कोई टिकट लेने को तैयार। देखें, कैसर अहमद शेख साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई टिकट लेने के लिए जिस वक्त की बात कैसर अहमद शेख कर रहे हैं, उनमें और आज के हालात में बड़ा फ़र्क है। यानी तंजीम साजी है, दीगर मामलात है। अब होगा क्या,
अगर तो मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे टिकटें तकसीम होंगी तो ये जो मैं आपको तादाद बता रहा हूँ, इस तादाद के हिसाब से आप देख लीजिएगा, कुछ टिकट होल्डर्स जिनको टिकटें मिली थी वो नहीं इलेक्शन जीत सके, अब उन्हें टिकटें नहीं मिलेंगी। कुछ मौजूदा अरकान असम्बली हैं, कुछ कौमी असम्बली के हैं, इनको नहीं मिलेंगी। इस वाले से आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून के का एक कट हुआ, तो मैं भी अचानक गया, मुझे मेरी एक बड़े सीनियर रहनुमा से बात हुई, तो मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी भाई बड़ी क्लियर है कि एक लिस्ट इन्होंने तैयार की है, उसमें इन लोगों के नाम, मुझे चंद नाम भी उन्होंने बताया कि इनके नामों पे मरियम साहबा ने निशान लगा दिए हैं कि इनको आगे हमने टिकट नहीं देनी। मैं कहा अगर आगे नहीं देनी तो आज उन्हें डर है कि आज हम कुछ करेंगे तो बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, तो बहुत से लोग मुखालफत में आ जाएंगे, हमारी पोजीशन ख़राब होगी। तो मैंने कहा क्यों नहीं देनी? उन्होंने कहा इनका यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए से ये इत्तेफाक नहीं करते। तो उसमें तो फिर शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के लोग शामिल हों। देखें उसमें मैं बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब कह तो देते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी तक अपने बड़े भाई के आगे खड़े हो नहीं सके, उनके बयानिए से खुल के इख्तलाफ नहीं कर सके, उनके बयानिए के ख़िलाफ़ खुल के नहीं जा सके। ये कोई नहीं बात नहीं होती कि जब आपका दिल करे आप बीमार हो जाए, जब आपकी बात ना सुनी जाए आप बीमार हो जाए, जब आपकी बात ना सुनी जाए अपनी ज़मानत जो है ख़ुद ही वापस लेकर जेल चले जाएँ। ये मुखालफत नहीं होती, आप खड़े हो जाए, डट के खड़े हो जाए कि जनाब आपका ये बयानिया गलत है, मेरा ये बयानिया दुरुस्त है, इस पर आए। तो उस पर आके लोग आपके साथ क्लियर हो जाएगा कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। जिस तरह कैसर अहमद शेख ने क्या कहा था, उन्होंने कहा आज के दिन तक पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास ही नहीं बुलाते, हमसे राय नहीं लेते, तो हम क्या करें, हमसे पूछते ही नहीं हैं, लोग मायूस हैं, लोग पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बहुत से लोग देखें इनके पास जो पंजाब के अंदर तादाद है उसमें तो इन्होंने पंजाब असम्बली के 23 लोगों पे निशान लगाया हुआ है, जिनमें बागी भी जो पहले दिनों में जो बिल्कुल इनसे अलहदा हो गए और कुछ बाकी हैं। इसके अलावा इन्होंने बलोचिस्तान में जो लोग इनको छोड़ गए वहाँ पर इनकी सीटें दूसरी होंगी। इसके अलावा KPK के अंदर भी, सिंध के अंदर भी और कौमी असम्बली में भी बाकायदा इन्होंने कर दिया है। ये मुझे तस्दीक मुस्लिम लीग नून की एक अहम तरीन रहनुमा ने की है। आगे चलिए तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ सिर्फ लाहौर शहर, इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, जेहलम, चकवार, मुल्तान, KPK और सिंध में कराची जो बात चल रही थी ना, कराची में कुछ तब्दीलियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी। तहरीक इंसाफ के अंदर भी तकरीबन 50 के करीब लोग होंगे जो तब्दील होंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसमें कुछ लोग वो होंगे जिनके मतलब खान साहब सख्त नाला हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ टाइमों में ग्रुप बनाए हैं। वो KPK में भी हैं, पंजाब में भी हैं और दीगर जगहों में उसमें तो बड़े नाम भी। मैं कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा बड़े करेंगे क्या। मैं आपको ये भी बता दूँ, इसकी भी तस्दीक एक हुकूमती अहदेदार ने की है। उसने कहा उसमें करेंगे ये कि देखेंगे ये टारगेट जो है ना, इस कमज़ोर टारगेट को पहले टारगेट किया जाए, इस पर कोई चीखेगा नहीं। कमज़ोर टारगेट पहले किए जाएंगे, जो तगड़ा टारगेट होगा उसको अकेला कर दिया जाएगा, यानी उसको तनहा कर दिया जाएगा। ये दोनों सियासी जमातों के अंदर हो रहा है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को नहीं मैं समझ, मुझे नहीं पता, पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरे पास नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ और नून लीग के हवाले से मेरे पास मुसद्दक़ा इतलात है कि इनके बहुत से चेहरे तब्दील हो जाएंगे, बहुत से लोगों को नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन है इस पे बड़े सवाल या निशान बन गए हैं। इस पर पिंडी के अंदर से तब्दीली होगी। मरी में आपको मैं चले बता दूँ, मरी में आपका एक तगड़ा MNA और एक MPA है, उनमें से दोनों में से एक की नशिस्त जो है तब्दील हो जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल यानी बड़े नाम तब्दील होंगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। भट्टी साहब, मैं आपसे इंतखाबी इस्लाहात पे भी मौक़िफ़ जानूंगा, लेकिन अभी जो राना साहब बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप कि अगले इलेक्शन में अगर ये तब्दीलियां वकू पजीर हो जाती हैं तो दोनों पार्टीज को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, इस वक्त ट्रेंड ये बन चुका है कि हम ऐसे लोगों को आगे लेके आना है जो इलेक्टेबल्स हों, और दोनों जो पार्टी की साइड के ऊपर ये कोशिश है कि अगली हुकूमत हम बनाएं। मामला ये है कि हम थोड़ा सा इस बात को एक साइड पे रखते हैं कि इनको कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अब पहले अवाम के पास जितने भी माजी के अंदर इलेक्शन होते रहे, गुज़श्ता बिलखसूस गुज़श्ता हम 40 साल की बात करें तो दो बड़ी पार्टीज़ के मबैन मुकाबला होता रहा है हमेशा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023 में जब अपने 5 साल पूरे करेगी तो अवाम के पास 3 जमातों के में से इंतखाब का ऑप्शन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीनों की कारकर्दगी उनके सामने होगी। आप ठीक है, तब्दीलियाँ करें, बहुत से जमातों के अंदर ऐसे लोग हैं जो खुद भी जाना चाह रहे हैं और कुछ के रहनुमाओं से मुतल्लिक
पार्टी लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ात है, वो उनको दोबारा आगे नहीं अपने साथ कंटिन्यू करवाना चाहते, आप ज़रूर कीजिए। आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कुछ लोग आपके साथी बता रहे हैं कि ये लोग ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, इलेक्टेबल्स कंसिडर होते हैं, आप ज़रूर लेके आएँ। लेकिन जो 2023 का इलेक्शन होगा वो चेहरों के साथ साथ, इलेक्टेबल के साथ साथ जो जिन जमातों ने जो कुछ अवाम के लिए किया है, जो उनकी कारकर्दगी रही है, जिस हालात से अवाम गुजरे हैं, मुल्क की जो सूरत हाल है, जिन मुश्किलात को लोगों का सामना पड़ा, लोगों की ज़िंदगी में जितनी मुस्बत या मनफी तब्दीलियाँ आई, वो फैक्टर भी बहुत काउंट करेगा। और वो ही फैक्टर मेरे ख्याल में 2023 के इलेक्शन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होगा कि लोग किसको ज़्यादा बेटी देते हैं। लेकिन यानी ये जो तब्दीलियां हो रही हैं ये ज्यादा अहमियत नहीं रखेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने दौरे हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो ज्यादा वेटेज रखती है। तो फिर देखना ये होगा कि 5 साल कारकर्दगी इस वक्त जो है उसके कितने मुनाफी होती है या इसके कितने मुतरादिफ होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईवीएम के हवाले से हुकूमत काफ़ी कोशां है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी कोशां है, जिसके लिए मरदमशुमारी भी करनी है, वोट्स का इंदराज भी होगा, इंतखाबी हलकों पे भी बात होगी। तो इस हवाले से क्या हुकूमत को आसानियां हैं या मुश्किलात दरपेश हैं? भट्टी साहब की तरफ रुख करते हैं। भट्टी साहब, जाली वोट, लाख रात का बेनामी नाम दर्ज हो जाना, नादरा से सहूलियात का लेना, क्या हुकूमत के लिए सब कुछ आसान है? जैसे देखिए, आसान तो नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मुल्क की तारीख का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के तारीख के शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन मुनक्किद हो जिसके ऊपर तमाम जमातों ने कहा हो कि नहीं, इसमें कोई धांधली नहीं हुई और हमें नताइज कबूल हैं। हर जमात जो भी जीतती है वो किसी हद तक मुतमईन होती है, बाकी सब धांधली का रोना रोते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को सबसे ज़्यादा उजागर किया। 2014 का धरना इसी सिलसिले के अंदर था, फिर कमीशन बना, रिपोर्ट सामने आई और एक सफ़र शुरू हुआ इंतखाबी इस्लाहात का। और आपको इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दाद देना पड़ेगी कि गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन हर हफ्ते उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से रिपोर्ट तलब की और बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर बहुत फोकस रहा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इंटरनेट वोटिंग के ऊपर भी बातचीत का सिलसिला जारी रहा। दरमियान में डेडलॉक हुआ, अपोजिशन को अब इंगेज कर लिया गया है, कमेटी बन गई, ये सफ़र तो यहाँ तक तय हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश है। जो लेटेस्ट मामला आया एक आला सतह इजलास के दौरान, जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर सारी रिपोर्ट ले रहे थे और वहां पे कम्प्रीहेंसिव प्लान पेश कर दिया गया है। और ये हमने द लास्ट आवर में हमने ब्रेक किया था कि नवंबर की डेडलाइन है, 30 नवंबर से पहले हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला निपटाया जाना है, भले ज्वाइंट सेशन कॉल करना पड़े। और मामला उसी तरह बढ़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को यही बताया गया कि हमने नवंबर में इसको कंक्लूड करना है। लेकिन उसी इजलास के दौरान जो हमें दस्तावेज मौसूल हुआ है उसके मुताबिक वहां पर कुछ मेंबरान ने निशानदही की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारी इंतखाबी फहरिस्तें हैं उसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर गड़बड़ हुई है माजी में। भट्टी साहब, इसमें वाज़ेह कर दीजिएगा कि ये जो एतराज़ लगाया गया, क्या ये इत्तेहादियों की जानिब से लगाया गया या फिर पीटीआई के अपने अराकीन ने लगाया? ये देखिए, हुकूमती अराकीन ने ही इसको पॉइंट आउट किया, उन्होंने इसको सपोर्ट किया कि हम इसको इन खराबियों को दूर करना चाहिए। इत्तेहादियों ने भी इस बात की तौसीक की और इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात से इत्तफाक किया कि हमारे जो इंतखाबी फहरिस्तों के अंदर दुरुस्ती की जरूरत है। जो लाखों की तादाद में बोगस वोट हैं उनको हमने खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन की और उन्होंने कहा कि मामला क्या हुआ, इलेक्टोरल रोल्स और उसके साथ जो ब्लॉक्स का मामला है उसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर गड़बड़ है। हुआ ये कि काफी अरसे तक एक कैंपेन चली, जो जाली शनाख्ती कार्ड थे गैर मुल्कियों ने, शनाख्ती कार्ड उनके बिल्कुल ठीक है, वोट का अंदराज उसके मुताबिक है, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड थे कैंसिल किए गए। वो लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है। फिर एक केस था जिसके अंदर जो ब्लॉक बनते थे इस बेस के ऊपर, जिसके ऊपर इलेक्टोरल रोल्स में प्रॉब्लम आया। उसके अंदर 3 ऑप्शन के बेस के ऊपर वोट होते थे, मुस्तकिल एड्रेस, आर्जी पता और उसके बाद जहां पे आपका कोई ऑफिस है। इन 3 बेसिस पर बनी हुई थी। लेकिन एक इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि हमने जहां पे ऑफिस के एड्रेस के ऊपर आपका वोट का इंदराज है उसको खत्म करना है।
इलेक्शन कमीशन के अंदर से ही एक अफसर ने बैठे बिठाए एक ड्यू प्रोसेस के बगैर इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो गई। मामला आला सतही इजलास में आया, इस बात के ऊपर सबने इत्तफाकी राय किया है कि लाखों वोट ऐसे हैं, जाली है, बोगस है, जहां पर हम बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात करने जा रहे हैं, इसको भी ठीक करना है। मैंने नादरा के हुकाम से बात की, ऑन द रिकॉर्ड बात करने को तैयार नहीं है। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से बात की, वो कहते हैं भी मामला बहुत सेंसिटिव है, चूंकि वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला को और नादरा को डायरेक्शन दी है कि फास्ट ट्रैक के ऊपर इस मामले को सुलझाएं, वेरिफिकेशन करें, जितने जाली वोट हैं, बोगस वोट का अंदराज हुआ है उसको खत्म करें और इस प्रोसेस को मुकम्मल करके हमें रिपोर्ट दें। ये एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ है। आप भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला वो तो नवंबर में जाके तय होना है कि उसके ऊपर क्या उसका फैसला होता है, लेकिन जो हमारी इंतखाबी फहरिस्तें हैं जो कि बुनियाद होंगी, भले हम इलेक्ट्रॉनिक वोटों के जरिए से आइंदा के इलेक्शन मुनक्किद हो या हम मौजूदा सिस्टम के ऊपर जाएं बैलेट पेपर्स के जरिए से, इंतखाबी फहरिस्तों में दुरुस्त की जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह हदायत की है कि नादरा और वजारत दाखिला तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इस मामले को हल करें और उसके बाद जो इसके अंदर अनॉमलीज हैं, जो इसके अंदर इरेगुलरिटीज हैं, उसको खत्म करके रिमूव करके रिपोर्ट न सिर्फ वफाकी काबीना को पेश की जाए बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी वो रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि बिल्कुल जो एक डिस्प्यूट है इंतखाबी फरिश्तों के ऊपर वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जी सर, देखते हैं ये है कि कंसेंसस जो है इत्तेहादी जमातों के वो किस हद तक दूर हो सकेंगे। सईद खावर साहब की जानिब बढ़ेंगे। सईद खावर साहब, सुनने में ये आता था कि सिंध के अंदर घोस्ट मुलाजमीन है, फिर हमने ये भी सुनने में आया कि घोस्ट सेमिनार भी सिंध में होते हैं। अब ये है कि पेंशन अकाउंट्स में भी अरबों रुपए के घपले किए गए हैं। नैब ने इस हवाले से तहकीकात की हैं। अभी तक उस तहकीकात की ज़िमन में क्या शवाहिद सामने आ सकें? यासर, 3 महीने कबल हमने इसी नशस्त में ये खबर ब्रेक की थी और बताया था कि 2 अरब के करीब नैब को कुछ इशारे मिले थे कि जाली पेंशनों के नाम पर हड़प किए गए हैं। जब वो नैब के अफराद इसमें गए तो वो तो एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसमें सियासी लोग भी हैं, जिसमें सरकारी मुलाजिम भी हैं, ख़जाना के लोग भी हैं, जिसमें बैंक शामिल है और बैंकों के अहम लोग शामिल हैं। तो ये नेटवर्क पकड़ा गया है। तो अब छानबीन करने बैठी है नैब, तो ये 10 अरब तक तो ये मामला पहुंच चुका है। इसमें 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अभी ताज़ा खबर है, ये 4 अफराद को ख़जाना के अफसर थे। उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि लोगों के सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें पुलिस है, महकमा ख़जाना है, ज़राअत है, कुछ महकमों के और जाली बनाकर पेंशनर्स उनके आगे जाकर अकाउंट्स खुलवाए गए बैंकों में। एक तकरीबन कोई 59 मशकूक अफराद पकड़े गए हैं, जिनके अकाउंट खुले हैं तकरीबन कोई 139 अकाउंट। और ये मामला अभी तक चल रहा है और नैब ने दायरा वसी कर दिया है। मजीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं आइंदा चंद रोज़ में। हैदराबाद और दादू के जो ख़जाने के दफातर हैं वो करप्शन का गढ़ बने हुए हैं और ये नैब उसको पकड़ने के लिए जा रही है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले और जाली पेंशन वो मंजर आम पे आ जाएंगे। राव साहब, एक शॉर्ट स्टेटमेंट, क्या समझते हैं जिस तरह के सिंध के अंदर जाली जो अकाउंट्स हैं वो मंजर आम पे आते हैं, जिस तरीके से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लगता तो ये है कि 20% तो सिर्फ जाली अकाउंट्स हैं। देखिए, सिंध तो बड़ा कारीगर है इस मामले में, जाली अकाउंट में। वो कौन से पापड़ वाले और काफ़ी सारे वहाँ से पहले भी निकले थे, तो उनकी एक्सपर्टीज है जाली अकाउंट्स में। लेकिन ये बड़ा, हाँ, मंजूर पापड़ वाला, ये बड़े यानी सीरियस कंसर्न्स ऑब्वियसली होने चाहिए। नैब तहकीक कर रहा है, चाहे कोई इदारा भी कर रहा है, उनके एंटी करप्शन भी वहाँ पे है, FIA भी कर सकती है। ये सारे इदारों को विजिलेंट रहना चाहिए। उसके बाद बुनियादी तौर पे ये रेलवे में शुरू हुआ था काम, उसके बाद रेलवे ने इस पर बड़ा काम किया, अपने पेंशनर्स जो थे उनको स्ट्रीमलाइन करने, बाकी इदारों में हुआ। अब इस डिजिटल दौर में जहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसमें कोई मसला नहीं है ये इतना बड़ा कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद के ऊपर रजिस्टर करें लोगों को, आपको पता चल जाएगा जिंदा है, मुर्दा है, जॉब में था, नहीं था, पेंशन कैसे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, कैसे डिलीवर हो रही है। तो ये सारे मैकेनिज्म आपके पास मौजूद है, सिस्टम आपके पास मौजूद है, उस सिस्टम को अवेल करने की जरूरत है। अगर आप कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर रास्ते तो 100 निकाले जा सकते हैं करप्शन के लिए। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, सईद खावर साहब और सुहेल इकबाल भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे में बात करें शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ऐसे वक्त में कि जब महंगाई उरूज पर है, अपोजिशन के पास 2600 नुकात ऐसे हैं कि जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टीज अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। तो ये जो घर की लड़ाई है, क्या ये ख़त्म करके मुस्तकबिल का फैसला किया जा सकता है? मरियम नवाज साहिबा खुद बयान कुछ और दें और दीगर रहनुमा ये कहें कि पार्टी के अंदर तो बयानिया ही एक है, कोई और वजह हो ही नहीं सकती कि अंदरूनी इंतशार हो। तो उस बयान पर अब आइंदा का मंजरनामा क्या होगा? राना साहब, कुछ को हमसे खतरा और हमें कुछ से खतरा, यानी लगता यह है कि हमको हम ही से खतरा है। तो ये जो खतरा है, ये खतरे की दीवार गिरेगी कब और मंजरनामा कब आया होगा? देखिए यासर, नाम लिया भी नहीं और सब कुछ बता भी दिया, इशारा भी कर दिया, नाम लिया भी नहीं। मरियम ने बता भी सब कुछ दिया, कह भी सब कुछ दिया, पैगाम भी दे दिया और लोगों को बेनकाब भी कर दिया। मेरे पास आज इतला यह है कि लाहौर के एक बड़े मारूफ इलाके में आज एक कट हुआ और ये कट जो था मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का था। उन सीनियर रहनुमाओं का कट था जिनके हवाले से मरियम नवाज ने बाकायदा इशारा दिया था, जिनके हवाले से जो इनकी मीटिंग्स जारी हैं उनमें भी तंज होती है उन पे, जिनके हवाले से मरियम के कहने पे मियाँ जवेद लतीफ़ या दीगर जो लोग हैं वो तनकीद करते हैं, जिनके कहने पे शाहिदा खान अब्बासी भी किसी वक्त बोल पड़ते हैं, जिनके कहने पे तलाल चौधरी, मरियम औरंगज़ेब भी किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई बात कर देती हैं। तो उन लोगों का एक इजलास हुआ जो बड़े सीनियर लोग थे। तो उन लोगों ने बाकायदा कहा कि जी भी ये तो हमारी तौहीन है कि हमें बार बार इस इजलास में कभी कोई शख्स जो है तनकीद का निशाना बनाता है, कभी कोई बनाता है, और अब मरियम ने जो बात की है इसमें तो लगता है कि हम सब उसके सामने मुल्ज़म हैं। ना वो नाम लेती हैं, बगैर नाम लिए हम सबको उनसे मुल्ज़म करार दे दिया। तो आज मुस्लिम लीग नून के जिन बरों का कट हुआ था लाहौर के एक बड़े पोश और बड़े अहम तरीन, बड़े मारूफ और महंगे तरीन इलाके में एक MNA के घर, तो उसमें डिस्कस सारा कुछ हुआ। डिस्कस होने के बाद कहा गया कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाकायदा इस पे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात करते हैं और मियाँ साहब से कहते हैं कि मियाँ साहब अगर हम पे यकीन नहीं है तो फिर हमें बता दिया जाए। तो उसके बाद वहीं पर बाकायदा राना साहब, कथा कलामी की माजरत, क्या इन तमाम रहनुमाओं को मियाँ शहबाज शरीफ साहब की थपकी है? देखिए ये तो बड़ी क्लियर बात है कि ये सारे वो रहनुमा हैं जो चाहते हैं कि आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक ज़रूर चलाएं, लेकिन वो तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ना हो, यानी इदारा जाती तनकीद और इदारा जाती मुखालिफत ना हो। बिल्कुल। वो कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमारी जमात खड़ी होगी, हम अगले आइंदा इलेक्शन में हमें कुछ सपोर्ट मिलेगी, हम खड़े होंगे तो हम इलेक्शन जीतेंगे ना। अगर हम लड़ते ही रहे और हर शख्स को अपना दुश्मन बना लिया तो हम कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे इलेक्शन जीतेंगे, कैसे हमारी तहरीक चलेगी, किससे हम अपना तावन मांगेंगे? तो जिससे आपको वाज़ेह है कि इसको इन सब को आशीर्वाद हासिल है। फिर आज बड़े मियाँ साहब से इनकी बात होती है तो बड़े मियाँ साहब जो है वो कहते हैं नहीं जी वो मरियम ने आपका नहीं कहा। तो फिर उनमें से एक बड़े सीनियर रहनुमा कहते हैं तो मियाँ साहब हमें बता दिया जाए फिर किन का कहा है, जिनका तलक है उनको बेनकाब करें, अगर हम नहीं हैं। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं, अब मैं मरियम को समझाता हूँ कि बस आप लोग जो है ना तैयारी करें, आप तैयारी करें, आप एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें, बस आप तहरीक की तरफ तवज्जो दें। ये छोटे छोटे मामले नहीं, छोटे छोटे मामला नहीं है मियाँ साहब, हमें तो ये पता चला है कि आज हम पर ये हो रहा है और कल जब इलेक्शन आएगा तो हमारी नशिस्तें, हमारी टिकटें, उसके मामले में रुकावटें पैदा की जाएंगी। और बल्कि एक ने तो यहाँ तक कह दिया, बड़े सीनियर रहनुमा ने, उसने कहा जी मेरे हल्के में तो आप फलां शख्स जो है उसको सपोर्ट की जा रही है, मरियम साहबा उस हल्के के हवाले से उससे एक एक रिपोर्ट मांगती हैं, मरियम का जो सेल है, मीडिया सेल है, जो उसका सोशल मीडिया सेल है, वो उस हल्के के फला हमारे हल्के के फला शख्स जो है उससे राब्ते में है। तो फिर मैं किधर जाऊँ, हम कहाँ जाएँ? हमारे साथ तो गेम शुरू हो गई है। तो यासर आज इस पर पहली बैठक बड़ी खुल के होगी है लाहौर में, दूसरी बैठक मैं आपको बता दूँ इस्लामाबाद में होगी, उसके बाद दीगर जगहों पे होगी। और इन लोगों ने सिर्फ बड़े मियाँ साहब से नहीं, मेरी इतला तो यह है कि वो छोटे मियाँ साहब से भी उनकी बात हो गई है और वो छोटे मियाँ साहब को भी उन्होंने पैगाम दिया कि मियाँ साहब इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, अगर हम पे इसी तरह तनकीद होनी है और आपने खामोश रहना है तो फिर हमें बता दिया जाए। तो मेरा ख्याल है अगले आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के अंदर या तो बिल्कुल मामला दुरुस्त हो जाएंगे या फिर खुल के जो सीनियर लोग हैं, जिस तरह की सूरत हाल सिंध में भी देखने में आ रही है, सिंध में भी उखाड़ पेछाड़ का सिलसिला जारी है और उसमें ज़्यादातर अफराद वो हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हिमायत याफ्ता हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बेहतरीन फैसले मुशावरत के जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के करते हैं या फिर किसी एक कायद की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल का फैसला किया जाता है। नाज़रीन, से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।